लास्ट टाइम हमने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ कर लिए थे और आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज़ डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई द एलिमेंट्स विद एग्जांपल्स। तो एलिमेंट क्या होता है, इसके सारे जो हैं हमने सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस कर ली हुई हैं ऊपर लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम बस देख लेते हैं क्या होता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ सारा कुछ, ठीक है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट is that it is a substance made up of same type of atoms having same atomic number cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means, ठीक है। तो डेफिनेशन होगी, उसने हमसे कहा था, ठीक है। अब उसने कहा था क्लासीफाई भी करें, ले जी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो नंबर 1 में जो क्लासिफिकेशन आई होगी हमारे पास वो होगी अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। तो आपको पता है कि एलिमेंट्स हमारे पास सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं और गैसेस भी होती हैं। तो अब देख लेते हैं कौन से क्या होते हैं। सॉलिड्स हमें पता है कि जो मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट कुछ हैं जो लिक्विड भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो मेटल्स हैं वो क्या हैं, सॉलिड्स। तो ऊपर मैंने की पॉइंट भी लिखा हुआ है, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है की पॉइंट है, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने कुछ दे दी हैं आपको, सोडियम, कॉपर एंड जिंक। ओके हो गया। अब हम देख लेते हैं लिक्विड वाले को। मरकरी इज एन, क्या है ये, मेटल है लेकिन ये लिक्विड होता है। ब्रोमीन नॉन मेटल है, ये लिक्विड होता है, ठीक है। आगे देख लें गैसेस। गैसेस हमें पता है कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। अब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के देख लेते हैं। अब इसके जो मैंने की पॉइंट लिखा वो ये लिखा है 80% एलिमेंट्स आर मेटल्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसके अंदर ज़्यादातर जो हैं वो मेटल्स होते हैं। पहले 2 ग्रुप्स, फिर बीच में ट्रांजिशन मेटल्स इतने ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो 80% जो हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अच्छा, तो हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ रहे थे। देख लें जी, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। अभी क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया हुआ है। मेटल्स ये रहे हमारे पास ये सारे। उसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं वो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7 वो सारे आपके पास क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स वो हमने एक स्टेयर केस मैंने आपको बताई थी कि एक स्टेयर केस होती है हमारे पास, यूँ करके बनी होती है, उसके ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। ये मिक्सचर होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। तो यहाँ बस मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ ऑलरेडी, तो दोबारा डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर मैं अभी दोबारा डिटेल में जाऊँगा तो लेक्चर जो है बहुत लेंथी हो जाएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू नेचुरल अक्रेंस। अब नेचुरल अक्रेंस ये हमारी बुक में ही लिखा हुआ है, बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये रहा अर्थ क्रेस्ट, हमने ये देख लेना है अर्थ क्रेस्ट के अंदर कितने पाए जाते हैं, ये हमने देख लेना है। ओशंस के अंदर क्या इनकी परसेंटेजेस हैं, हमने देख लेना है कि एटमॉस्फेयर के अंदर इनकी क्या परसेंटेज है। सिंपली आपने बस इनको याद कर लेना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट क्या कहते हैं, फिनिश हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर्स। मतलब कुछ ऐसी बातें बताएं, 5 ऐसे फीचर्स बताएं कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के कि वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो देख लेते हैं, फॉर्मेशन देख लेते हैं सबसे पहले हम। और इसको भी मैं आपको बता दूं, हमने ऊपर लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था एक एक पॉइंट को, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। कंपाउंड्स फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है वो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं एटम्स, ठीक है। लेकिन जो मिक्सचर होते हैं हम वैसे 2-3 चीज़ों को मिक्स कर देते हैं बगैर केमिकल मीन्स के, फिजिकली मिक्स कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। वो केमिकली मिक्स नहीं होते मिक्सचर्स के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास ये आ गया। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक है वो प्रॉपर्टीज़। तो आपको पता है कि जब 2 चीज़ें मिलती हैं, फर्ज करें A+B मिल के कुछ बनाते हैं, ये A भी बन जाएगा। यहाँ पे कुछ और नेचर शो करते हैं। यहाँ पे फर्ज करो ये दोनों गैसेस थे, हो सकता है यहाँ पे जाके लिक्विड बन जाए। तो क्या है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है, मतलब कि इसकी जो खसूसियात होंगी वो इससे डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स के अंदर ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। ये गैस है तो ये बाद में लिक्विड बन गए तो इनकी आइडेंटिटी तो ख़त्म हो गई ना, गैस से लिक्विड चले गए, ठीक है। मिक्सचर्स शो देयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं होता, वो यहाँ पे भी गैस है तो यहाँ पे भी गैस ही रहेगा, ठीक है। ओके जी, रेशोज़। अब कंपाउंड्स के अंदर रेशोज़ फिक्स होती हैं, ठीक है,
और मिक्सचर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक H2O, हमें पता है कि इसकी रेशियो 2 है, इसकी 1 है, लेकिन मिक्सचर्स के अंदर हमें नहीं पता होता। सेपरेशन, तो हम कंपाउंड्स को ईजीली सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास सैंड प्लस आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स मतलब छोटे छोटे बिल्कुल ज़र्रे से होते हैं जो हैं वो लोहे के। तो मैंने उन दोनों को मिक्स कर दिया एक डिश के अंदर, एक डिश के अंदर डाल दिए दोनों के, दोनों मिक्स हो गए। तो अब मुझे इनको अलहदा करिए, मिक्सचर है ना, तो मैंने इनको अलहदा करना है। मैं क्या करूँगा, मैग्नेट लेके आऊँगा, मैग्नेट को इसके अंदर डालूंगा, यूँ करके चलाता जाऊँगा, तो सारे जो लोहे के पीसीज होंगे, आयरन फीलिंग्स होंगी, वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगी, तो मैं उनको अलहदा कर लूँगा। तो सिंपली हम अलहदा कर सकते हैं मिक्सचर्स को आसानी से, जबकि कंपाउंड्स को नहीं कर सकते। मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास वो कंपाउंड्स का शार्प होता है। शार्प का मतलब है कि अगर वाटर है हमारे पास, एक कंपाउंड है, तो प्योर वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा हमारे पास दैट इज़ 100। और शार्प का मतलब है ना तो ये 101 हो सकता है, ना ये 99 हो सकता है। ये शार्प का मतलब होता है एग्जैक्ट 100 होगा। ठीक है, ओके जी, तो ये समझ आ गया। मिक्सचर्स का हमारे पास रेंज होती है, कभी भी शार्प नहीं होता। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कोई मिक्सचर है, उसका मैं ये नहीं कह सकता कि इसका एग्जैक्ट 1000 डिग्री है। मैं कहूँगा इसका 600 to 1000 डिग्री के इन बिटवीन लाई करेगा। तो मैं रेंज बताता हूँ, एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा ख़त्म हो गया। कितना इजी सा था, ठीक है। और ऑलरेडी हमने ये सब कुछ बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं, आपने जो लेक्चर्स हैं वो सही तरीके से नहीं देखे। ठीक है, तो आप पहले लेक्चर्स को देखें, ठीक है, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। सबसे पहले देख लेते हैं हम मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूल। तो जी, मॉलिक्यूल क्या होता है, हमने इसको भी बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। मॉलिक्यूल इज़ द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी कंपाउंड, या क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का जो छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास H2O है, ठीक है, इसके अंदर एक मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तो वो इसका सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल होगा वो भी H2O होगा, बिल्कुल सेम होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी H2O, NaCl, CaO। ठीक है, अच्छा, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो सारी तीनों चारों चीज़ें उसने हमें कहा है ना, ये वाली, ये सारी बड़ी मिलती जुलती सी हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जी अब हम ग्राम मॉलिक्यूल मास को देख लेते हैं। अच्छा जी, ग्राम मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज सेम एज द रिलेटिव एटॉमिक मास। तो क्या कहना चाह रहा है हमसे, वो कहता है कि जो ग्राम मॉलिक्यूल है उसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज सेम एज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसका जो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास हम अगर निकालें इसका, तो क्या बनता है 16 और कितने हैं 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया 32। अगर मैं साथ ग्राम लगा दूंगा तो ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल, बस ये है। ओके, एटम एंड ग्राम एटम। तो एटम हमें पता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो लेट्स सपोज एग्जांपल देख लेते हैं हम, नियॉन, हाइड्रोजन, आयरन। ठीक है, आयरन एक एलिमेंट, आयरन एक हमारे पास एक एलिमेंट है, इसका मैं एक छोटा सा एटम ले लेता हूँ इसके अंदर से, दैट विल ऑल्सो बी दिस वन, और ये बिल्कुल सेम होगा इससे, इसका बिल्कुल डुप्लीकेट होगा ये। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम होगा। ठीक है, लेकिन जो ग्राम एटम होता है, अब आपने मिक्स चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना। आप देखना ये ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम ज़रा मिलते जुलते से होंगे। लें जी, gram atom is the mass of an element which is numerically equal to the atomic weight in grams. Let's suppose मैं कहता हूँ कि C का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 12। तो मैंने इसको क्या कहा, ग्राम एटम, तो मैं इसको अगर ग्राम लगा दूंगा तो ग्राम एटम बन जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो ये बेसिकली वही वाला है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास, उससे मिलता जुलता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। उसने हमसे कहा है कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास को करें। ओके जी, इसको भी देख लेते हैं हम। सो जी, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। हमें पता है, लेट्स सपोज मुझे H2O का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो मैं किस तरह करूँगा,
मैं करूँगा कि 2 हाइड्रोजन हैं और इस एक का क्या होता है एटॉमिक मास, दैट इज़ 1, तो ये आ गया। और प्लस ऑक्सीजन प्लस 16 होता है, और ये कितने ऑक्सीजन है, एक है, तो ये इंटू 1 भी कर सकते हैं और ना भी करें तो बात एक ही है, तो ये 18 बन जाएगा, 18 AMU। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मॉलिक्यूलर मास। अब डिफरेंस देखिएगा बस क्या है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मिलती जुलती सी बड़ी सिमिलर चीज़ें हैं, तो अपनी कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो मोलर मास, अब हम मोलर मास को देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास तो हमने देख लिया, मोलर मास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने ज़रा ध्यान से देख लेनी है। द मोलर मास इज द मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ अ गिवन सब, मोलर मास इज द मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। वो सब्सटेंस अब आपको पता है कुछ भी होता है, कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो द मोलर मास इज द मास ऑफ अ गिवन केमिकल एलिमेंट और केमिकल कंपाउंड डिवाइड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखें जी, लेट सपोज मेरे पास जो है 1 ग्राम ऑफ H2O है, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा है, मोलर मास इज द मास ऑफ अ गिवन केमिकल एलिमेंट। तो ये जो आया हुआ है कंपाउंड, इसका जो मास है वो कितना होगा, कितना होगा इसका 18 होगा, ऑब्वियस बात है, हमें काउंट करना आता है, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय दिस कर दूं, जितना उसने मुझे मास दिया होगा, डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ये 1 है, मैं इसको 1 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मोलर मास, ओके। अब केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला, ये भी बड़ा सिंपल सा है बिल्कुल, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। केमिकल फार्मूला आपको पता है कि हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी इजीनेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। केमिकल फार्मूला इज डिफाइंड एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, लाइक वाटर का हम H2O लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम NaCl लिखते हैं, एसिड HCl। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल फार्मूला, ये इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसे वाटर है तो उसको हमने सिंबॉलिकली इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें हमें कंपोजिशन भी पता चल जाती है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन आइटम्स है, 1 ऑक्सीजन है, 1 Na है, 1 Cl है, 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, ठीक है। तो हम इसे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अच्छा जी, वाइल अब हम देख लेते हैं ग्राम फार्मूला क्या होता है। तो ये भी बड़ा सिमिलर सा है, ठीक है। ये ग्राम वाली जितनी भी चीज़ें ना, ये सारी बड़ी आपस में इंटरलिंक्ड है, बड़ी सेम है, बड़ी मिलती जुलती सी हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको भी देख लेते हैं। इसको किस तरह देखेंगे, ग्राम फार्मूला इज द एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। क्या है, ग्राम फार्मूला इज द एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड, वो एलिमेंट हो सकता है, वो कंपाउंड हो सकता है, वो आयनिक हो सकता है, लेकिन 1 मोल। लेट सपोज मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ H2O, इसका क्या होगा हमारे पास 18 होगा, ऑब्वियस सी बात है। कैलकुलेट किस तरह करते हैं, हमें करना आता है, ओके जी। 1 मोल, 2 मोल नहीं ले सकते, फिर वो ग्राम फॉर्मूला नहीं बनेगा। 1 मोल उसने स्पेसिफिकली बताया है, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, 1 मोल, ठीक है। अब देखें इसका 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ CO, C का होता है 12, O का होता है 16, एक ये दोनों, ये भी इंटू 1 होगा, प्लस 16 इंटू 1 ना भी लगाएं तो एक ही बात होती है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए आपको स्टेप्स शो करने के लिए दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये 28 बन जाता है हमारे पास, ओके हो गया। लेट सपोज मेरे पास NaCl आता, जो कि मेरे पास एक कंपाउंड है NaCl, तो Na का होता है 23, Cl इज 35.5, दैट इज इक्वल्स टू 58.5, ओके। 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं मोल इज, क्वेश्चन है मोल इज SI यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। डिफाइन इट विद एग्जाम्पल्स, ओके जी। तो देख लीजिए, अ मोल इज डिफाइंड एज 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर दिस मॉलिक्यूल्स और फार्मूला मास। ये हमने बड़ी डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया है ऊपर लेक्चर्स के अंदर कि एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने फार्मूला यूनिट्स होते हैं। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास कोई भी चीज़ मैं कहूँ कि 12 मेरे पास ऑरेंजेस हैं, 12 ऑरेंजेस हैं, मैं क्या कहूँगा, सीधा मेरे जहन में एक ही बात आएगी, 1 डजन, एक दर्जन है। मैं कहता हूँ कि 12 बनानाज हैं, 12 बनानाज हैं, तो मैं क्या कहूँगा, 1 डजन है, ऑब्वियस ही बात है। 12 किसके इक्वल होता है, 1 डजन के। तो जिस तरह ये हमारे पास एक स्केल है, 12
1 दर्जन के बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास जो 6.02 है इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ये इक्वल टू 1 मोल होता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहूँ कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन किसके इक्वल होंगे? ऑब्वियस ही बात है 1 मोल के इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऑब्वियस ही बात है कितने होंगे? 1 मोल। अगर मैं कहता हूँ कि 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl तो इक्वल टू 1 मोल। तो इतने चाहे एटम हों या मॉलिक्यूल्स हों या फॉर्मूला यूनिट्स हो, दैट आर इक्वल टू 1 मोल। ओके हो गया। तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपके क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी यानी कि कोई मसला आ रहा है इसके अंदर, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपने क्वेश्चन को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया, या आपका जो कंसेप्ट है वो सही तरह से क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपने ऊपर जाके लेक्चर्स देखने हैं, तो आई होप कि वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना हो तो आप कमेंट से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और इसको हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद अनदर टॉपिक। ठीक है, ओके जी।